हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईरा स्टडी में। दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक होगा पेपर नंबर 2 फोर्थ सेमेस्टर K4002 पेपर कोड। हम भी यहाँ पे हम सेक्शन ए के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस पूरी वीडियो में मैं सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और ज़्यादा चांसेस जिनके आने के उन क्वेश्चनों को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मेरी वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये सेक्शन ए करेंगे हम, जिसके अंदर करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का आता है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? कलेक्टिव इन व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखो, बार्गेनिंग का मतलब सबको पता होता है कि मोल भाव करना क्या होता है, बार्गेनिंग करना होता है, ठीक है। पर कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कहता है कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ की कॉन्सेप्ट विद द लेबर लॉ दैट्स रेफर टू द नेगोशिएशन process between an employer and a employee group of employee typically represented by a trade union to establish terms of employment। मतलब कह रहा है कि भैया बार्गेनिंग जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में करने वाली बार्गेनिंग है, चाहे वो एक एम्प्लॉय से करे चाहे ग्रुप ऑफ यूनियन से करे, जो क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। नीचे कुछ बात लिखी गई है, बोला गया दिस प्रोसेस हेल्प मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। सीधी सी बात है, ये प्रोसेस क्या करता है, हेल्प करता है मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस को, शांति बनाए रखता है इंडस्ट्रियल के अंदर। इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर एंड प्रमोटर्स डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन द वर्क प्लेस। डेमोक्रेटिक क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है इन द वर्क प्लेस को, ठीक है। अब बोला गया कि भाई क्या कहीं इसकी डेफिनेशन दी गई है, किसी सेक्शन में डेफिनेशन दी गई है? तो बोलता है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ वॉलेंट्री नेगोशिएबल बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर एम्ड एट रीचिंग एग्रीमेंट टू रेगुलेट वर्क कंडीशंस। मतलब क्या करता है कि भाई एम्प्लॉयर और क्या कहते हैं एम्प्लॉय के बीच का क्या है, वर्कमैन्स का क्या है, वर्कमैन कह लो एम्प्लॉय कह लो, उनके बीच का एक एग्रीमेंट है जो कि रेगुलेशन कंडीशंस को, एग्रीमेंट कंडीशन को काम करता है, ठीक है। अब बोला गया कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है भैया, फीचर्स बताओ इसके। तो भाई सीधी सी बात है, फीचर्स क्या होंगे इसके? 3-4 फीचर्स हैं। देखो, पहला बोला गया बायलेटरल प्रोसेस। बायलेटरल प्रोसेस मतलब द्वितीय प्रक्रिया। देखो, बायलेटरल प्रोसेस मतलब 2 प्रोसेस है, एम्प्लॉय भी एम्प्लॉयर से कर सकता है, एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय से कर सकते हैं। क्या? बार्गेनिंग कर सकते हैं। गंदी सोच कहीं के। नेगोशिएबल ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्म्स। बस सीधी सी बात है, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स पे क्या कर सकती है, नेगोशिएशन किया जा सकता है, चाहे वो वेतन को लेके हो, चाहे काम करने के तरीके को, काम करने के आवर्स को लेके हो, छुट्टी को लेके हो, सेफ्टी को लेके हो या बेनिफिट्स को लेके किया गया हो। फिर बोला गया वॉलेंट्री एंड पीसफुल्स। कहता है इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट्स विदाउट कोरिजन। मतलब बिना दबाव के, कोई कोरिजन नहीं है, दबाव करके नहीं, जबरदस्ती करके काम नहीं कराया जा रहा है, ठीक है। जो भी किया जा रहा है, क्या करा जा रहा है, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ। देखो जी, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ कुछ भी करो, सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होती, सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसा नहीं है म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ मैंने एग्रीमेंट कर लिया, अरे मैं तो ड्रग्स बेचूंगा, न तो उसको बेचने वाले को प्रॉब्लम, न तो मेरे को खरीदने वाले को प्रॉब्लम। तो क्या प्रॉब्लम? ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो इलीगल चीज़ है। लीगल चीज़ें आप कर सकते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ। चलो, बोला गया रिप्रेजेंटेटिव। देखो, मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो अगर आपके दिमाग में ये बात है वीडियो देखते टाइम पे कि सर ये 4 मार्क्स का, इसमें इतना लिखना पड़ेगा क्या, तो मेरे भाई 4 मार्क्स में अगर तुम इतना भी लिख दोगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक सफिशेंट है। एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा 4 में से 5 देने के लिए, पर वो 4 में से 3 नहीं देगा, 4 का 4 देगा, ठीक है। पर अगर क्वेश्चन यही 10 मार्क्स का आ जाए, बोले व्हाट इज द कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो आप क्या करोगे? तब आप लिखोगे कलेक्टिव बार्गेनिंग की पूरी डिटेल्स, फिर लिखोगे इसके फीचर्स, जो मैंने फीचर्स आपको बताए अभी, फिर इसका क्या लिखोगे, करैक्टर्स, है ना, कंटिन्यूस प्रोसेस, डेफिनेशन, ट्रेड, फिर जाके दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ तक लिखोगे फिर आप उसको, तब ये 10 मार्क्स का बन जाएगा। टीचर फिर आपको यहाँ पे 10 मार्क्स देगा, ठीक है। तो माइंड में बिल्कुल ये मत लाना कि अरे यार ये तो ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, अरे यार ये तो कम पढ़ा रहे हैं,
भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, जिस मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का पर्पस ये है कि जब आप एग्जाम में जाओ, अगर 10 मार्क्स के पॉइंट्स मैंने बताए ना, तो एग्जाम में जाके इसमें 4 पॉइंट्स पे अगर आपको याद है वीडियो देखने के बाद, तो आप उसको फोड़ के आ सकते हो एग्जाम को, ठीक है। और वीडियो में एंड तक बनो, पूरी वीडियो को देखो, 1 से 2 बार वीडियो देख लो, 2 से 3 बार देख लो, जितनी बार रिपीटेड करके आप देख सकते हो पूरे वीडियो को, एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री करने से पहले उतनी बार देख लो। आप जब क्वेश्चन पेपर आएगा ना आपके सामने, आपको एक एक चीज़ याद होगी। चलिए, बोला क्या, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर क्या होता है भाई? सीधी सी बात है, एम्प्लॉय यूजली रिप्रेजेंटेड बाय द रजिस्टर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन। एम्प्लॉय होता है जो कि क्या कहता है, यूजली रिप्रेजेंट करता है बाय द रजिस्टर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन के द्वारा रजिस्टर करके, और वही रिप्रेजेंटेटिव करता है, ठीक है। कंटिन्यू प्रोसेस क्या है? इट इज अ नॉन नो ऑन टाइम एक्टिविटी बट अ ऑन गोइंग डायलॉगिज। मतलब क्या कहते हैं, ये कहना क्या चाहता है? कहता है ये ऐसा नहीं है कि एक बार प्रोसेस हो गया चलता रहेगा भाई, ऑन गोइंग चलता रहेगा। काम कर रहा हूँ, कल को मेरे को छुट्टी चाहिए, मालिक बोल रहा नहीं मैं छुट्टी मत कर, एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, तो वहाँ भी तो नेगोशिएबल बार्गेनिंग हो रही है ना। तो ये ऑन गोइंग एक्टिविटी है वो, जो कि चलता रहता है, स्टॉपेज नहीं होता। हमारे पास अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। हाँ, तुम लोग का ध्यान वही जा रहा है, वो चीज़ जल्दी, इतने वर्ड्स बोल रहा हूँ वो नहीं सुनाऊंगा, तुमने वो जल्दी सुन लिया होगा। कहता डिफाइन ट्रेड डिस्प्यूट। देखो डिस्प्यूट से सबको पता है कि डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, मार धार, लड़ाई वड़ाई। अरे नहीं भैया, बहसा बहसी भी डिस्प्यूट के अंदर ही काउंट होता है, किसी तरह का मतभेद भी डिस्प्यूट के अंदर काउंट होता है। इसकी लीगल डेफिनेशन याद रखना, एज पर सेक्शन 2K ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1942। कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे कि 2K में आएगा, 2K में आएगा, डिस्प्यूट को कैसे याद करेंगे सर? ये बड़ी दिक्कत है। के तो हम कहते हैं ना, तू कौन बे, जब लड़ाई होती है तो क्या बोलते हैं, तू कौन बे, तू कौन। तो के से कौन और के से 2K इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में ट्रेड यूनिट को डिफाइन किया गया है और ट्रेड डिस्प्यूट को डिफाइन किया गया है। क्लियर, याद रहेगा ना, तू कौन बे, मैं नहीं तो तू कौन, है ना। तो तू कौन बे वाला के जो है ना, वही आएगा सेक्शन 2 के सब क्लोज, सेक्शन 2 के सब सेक्शन के अंदर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर बात करता है ट्रेड डिस्प्यूट की। ये सेक्शन मैंने आपको याद करा दिया, अभी याद रहना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है ट्रेड डिस्प्यूट। ट्रेड डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट और डिफरेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन या बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन which is connected with the employment or non-employment या terms of employment या with the condition of labor या any person। अब बोलोगे सर ये क्या है, employer या employers? देखो क्या बोला गया कि ट्रेड डिस्प्यूट में डिस्प्यूट और डिफरेंट बिटवीन, मतलब दोनों के बीच में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, मतलब एक एम्प्लॉयर्स हो या कई सारे एम्प्लॉयर्स हो, ठीक है। एम्प्लॉयर्स के बीच में हो, मतलब दो मालिक हैं, उनके बीच में आपस में लड़ाई होगी, दोनों अलग अलग एक ही ट्रेड का काम करने वाले हैं। बिटवीन एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन, कहता है एम्प्लॉयर उसके अंदर काम करने वाले व्यक्ति के साथ हो जाए, या काम करने वाले व्यक्ति और काम करने वाले के व्यक्ति की आपस में लड़ाई हो जाए, है ना। दो लेबर है, दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। विच कंसर्न विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट, कहता है भाई कोई ऐसा कंसर्न है जिसमें कि काम करने वाला व्यक्ति है, एक नॉन एम्प्लॉय व्यक्ति जो काम नहीं करता है, पर फिर उसके बीच में बहस हो गया। ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ विच कंडीशन ऑफ द लेबर एनी पर्सन, कहता है कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें लेबर के बीच में आपस में कोई मतभेद चल रही है, उसको बोला जाता है ट्रेड डिस्प्यूट, ठीक है। देखो हिंदी वालों के लिए मैंने यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, कोशिश किया जहाँ तक कर सकूँ, बट अगर आप मेरी वीडियो को भी देखोगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा और आप पेपर में परफॉर्म कर पाओगे। चलो अगला, की एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। ट्रेड डिस्प्यूट के की एलिमेंट्स क्या हैं? तो पहला, पार्टी इन्वॉल्व कितने होते हैं? पार्टी इन्वॉल्व कैन बी एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर वर्सेस वर्कमैन, वर्कमैन वर्सेस वर्कमैन, सब्जेक्ट मैटर शुड रिलेटेड टू। देखो अभी आप तुम समझो, यहाँ पे जो मैंने ये लिखवाया कि एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉयर, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे भी तो यही लिखा हुआ है ना, एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉयर बोला गया, वर्कमैन एम्प्लॉयर वर्सेस वर्कमैन बोला गया ना, बिटवीन द एम्प्लॉयर वर्सेस वर्कमैन, ये देखो बोला गया, वर्कमैन वर्सेस वर्कमैन, देखो लिखा है ना, वर्कमैन वर्सेस वर्कमैन।
तो ये बोलोगे यार ये एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट क्या? हाँ भाई, डेफिनेशन अगर आपको याद है ना तो उसके एलिमेंट्स आप ऐसे बना दोगे, पर डेफिनेशन याद होने के साथ साथ समझ में आना चाहिए, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब बोला गया सब्जेक्ट मैटर शुड बी रिलेटेड। कौन से सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड होंगे भाई डिस्प्यूट के अंदर? सीधी सी बात है एम्प्लॉयमेंट के, एम्प्लॉयमेंट का भाई सीधी सी बात है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिस्प्यूट होता है। नॉन एम्प्लॉयमेंट की बात हो सकती है, ठीक है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात हो सकती है, कंडीशन ऑफ लेबर्स की बात हो सकती है, इंडस्ट्रियल सेटिंग्स, द डिस्प्यूट मस्ट रेज इन द वर्क प्लेस और इंडस्ट्रियल सिटिंग्स, है ना, कि डिस्प्यूट वही होना चाहिए जो क्या था इंडस्ट्रियल के बीच में हो और इंडस्ट्रियल से रिलेटेड हो, ठीक है। जिसके एग्जाम्पल डिस्प्यूट ओवर बोनस पेमेंट, भाई बोनस पेमेंट का ये एग्जाम्पल्स हैं, डिस्प्यूट ओवर बोनस पेमेंट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिडक्शन इन द वेजेस, डिसएग्रीमेंट ओवर डिसमिस ऑफ द वर्कर, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करी जाए तो बोला गया ट्रेड डिस्प्यूट आर द बेस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, देयर आर द रिजोल्यूशन इज द एसेंशियल ऑफ द इंडस्ट्रियल पीस एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिव, इट इज द थ्रो मैकेनिज्म लाइक अ conciliation, abbreviation and adjection that these dispute are the resolved under the industrial act। भाई एक्स्ट्रा बताएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ये नहीं भी लिखोगे ना 10 मार्क्स में तब भी चलेगा, क्योंकि ये मुझे लगता है आपको याद करने में काफ़ी टाइम आएंगे, बहुत बड़े बड़े हैवी वर्ड्स हैं, पर आप यहाँ से यहाँ तक ये याद कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये लिखा गया ना तो इसके अंदर आप 4 लाइन लिख सकते हो कि एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयर की लड़ाई हो जाइए, उनसे कोई बहस हो गई, किसी भी एक मुद्दे को डाल दिया, काम को लेके या बिजनेस को लेके या बिजनेस में प्रोडक्ट को सेल करने को लेके, तो आप यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। देखो मैं ना वीडियो में पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा एक्सप्लेन करूँ, वीडियो लंबी है तो इस वजह से वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। व्हाट इज अ अवार्ड? व्हाट इज अ अवार्ड? अवार्ड क्या है? कहता लीगल डेफिनेशन, कहता एज अ पर्सन सेक्शन 2B ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इस अवार्ड को कैसे याद करेंगे भाई? लास्ट का डी है पर उसका बी है, अवार्ड का लास्ट का डी है पर उसका बी है, 2B। देखो इतना तो पता है, डेफिनेशन सभी के सेक्शन 2 में होते हैं। अब ए बी याद करने वाले, के से तू कौन हमने याद कर लिया, ट्रेड डिस्प्यूट का, और बी से अवार्ड याद कर लिया क्योंकि अवार्ड में बी ज़्यादा आ रहा है, वह आ रहा है, तो इसलिए 2B अवार्ड। क्या है अवार्ड का मतलब? कहता अवार्ड, देखो इतना भी लिख दोगे ना 4 मार्क्स में बहुत है। अवार्ड मीन्स है ना interim of final determination of the dispute, industrial dispute or of any question relating therefore the any labor court, industrial tribunal या national tribunal। मतलब कहता है award means a interim और final determination of any industrial dispute, मतलब वो तो दे रहा है या देने की बात करी गई है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पे जो भी कोई डिस्प्यूट हुआ उसके ऊपर पैसा दिया गया, जैसे बोनस पे डिस्प्यूट हुआ तो भाई बोनस पे डिस्प्यूट हुआ तो बोला गया भाई बोनस पेमेंट कितनी दी जाएगी, तो जो फाइनल पेमेंट जो दी गई ना बोनस की उसको बोला गया यहाँ अवार्ड। अवार्ड का मतलब यहाँ पे अवार्ड मतलब विनिंग से नहीं है, प्राइज विनिंग से नहीं है कि मैं खेलने जा रहा हूँ क्रिकेट वहाँ मैं जीत के आया तो वो अवार्ड है, नहीं। अवार्ड से मतलब यहाँ पेमेंट के ऊपर जो बहस हुई वो हुआ, दिवाली के ऊपर जो बहस हुई उसके ऊपर जो दिया गया, जो फाइनल डिटरमाइन किया गया वही अवार्ड है। या एनी क्वेश्चन रिलेटिंग देयरफॉर बाय एनी लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है किससे, लेबर लॉ से, और कोई इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, देखो ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, वो एक कोर्ट ना होकर एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाया होता है जहाँ पे उसके डिस्प्यूट को देखे जाते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को देखे जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कोई डिसीजन दे रहा है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहा है, या नेशनल ट्रिब्यूनल का कर रहा है, ठीक है, क्लियर। अब बोला गया टाइप ऑफ अवार्ड्स, तो भाई हमने डेफिनेशन में पढ़ा तो हमें पता चला कि भाई इंटरिम अवार्ड्स होगा और या फाइनल अवार्ड्स होगा। इंटरिम मतलब टेम्पोररी सॉल्यूशन बिफोर फाइनल वेरडिक्ट और फाइनल जजमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। इंपॉर्टेंस, अवार्ड सेटल डिस्प्यूट एंड रिस्टोर इंडस्ट्रियल हार्मोनी, दे आर बाइंडिंग अंडर द सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट। मतलब कहता है अवार्ड सेटल डिस्प्यूट एंड रिस्टोर इंडस्ट्रियल हार्मोनी, ये है, ठीक है। ये क्या कहता है? कहता है दे आर बाइंडिंग है अंडर सेक्शन 18। सेक्शन 18 क्या करता है? अवार्ड देने के लिए बाइंड कर देता है कि देना ही पड़ेगा इंडस्ट्रियल एक्ट के अकॉर्डिंग, है ना, ऑफ द एक्ट। चलो कहता है हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग फेयर लेबर। देखो भाई इसमें ना बहुत
हैवी वर्ड्स हैं, तो अगर आप पेपर में लिखना चाहते हो तो आपको इन वर्डों को साइड बाय साइड याद करके चलना पड़ेगा ताकि वहाँ याद भी रहे और लिख भी पाओ। तो हेल्प विद इम्प्लीमेंटिंग फेयर लेबर प्रैक्टिस, है ना, फेयर के लेबर प्रैक्टिस के लिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजर? क्लोजर का मतलब क्या है? ओके, बता देते हैं क्लोजर का मतलब क्या है। क्लोजर मतलब तो बंद करना होता है ना, क्लोज मतलब बंद करना। देखो पढ़ते क्या लगता है, एज पर सेक्शन 2C, क्लोजर को कहाँ दिखाया गया? सी में, तो सी कर दो, सी कर दो। एज पर सेक्शन 2CC ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, कहता है सेक्शन 2CC के अंदर बात करी गई किसकी? क्लोजर की। बोलेगा क्लोजर मीन्स अ टेम्पोररी क्लोज डन ऑफ द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट देयरफॉर, मतलब थोड़े टाइम के लिए बंद किया गया या टेम्पोररी बंद किया गया, उसको बोला जाता है क्लोजर मीन्स अ परमानेंट क्लोजिंग डन ऑफ द प्लेस या एम्प्लॉयमेंट या पार्ट देयरफॉर, मतलब परमानेंट या तो बंद कर दिया, ठीक है, उस प्लेस को, एम्प्लॉयमेंट के प्लेस को, या पार्ट देयरफॉर, या थोड़े टाइम के लिए, है ना। इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन देंगे। की पॉइंट्स, कहता है परमानेंट नॉट अ टेम्पोररी लाइक अ ले ऑफ। देखो परमानेंट होता है, की पॉइंट्स है परमानेंट है, नॉट अ टेम्पोररी लाइक अ ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर अगला 5 ले ऑफ ही आ रहा है। मे इफेक्ट पार्ट ऑफ फैक्ट्री और एंट्री इस्टेब्लिशमेंट, क्या है इसका इफेक्ट? है पार्ट ऑफ फैक्ट्री और एंट्री के इस्टेब्लिशमेंट का। कहता है क्लोजर मस्ट बी नोटिफाई द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 25 FFA, मतलब क्या है? कहता देखो भाई क्लोजर हमने आपको बताया सेक्शन 2CC के अंदर ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर बोला कि क्या है क्लोजर? क्लोजर मीन्स अ टेम्पोररी क्लोज, परमानेंटली क्लोज डाउन ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट देयरफॉर। कहता प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को डाउन कर दिया गया, उसके पार्ट को दम क्या होगा? परमानेंट क्या कर दिया? क्लोज कर दिया गया, ठीक है। और बोला कैसे की पॉइंट क्या कि परमानेंट करा जाता है, नोट अ टेम्पोररी लाइक अ ले ऑफ। टेम्पोररी की तरह नहीं किया जाता, ले ऑफ में जैसे टेम्पोररी क्लोज करते हैं ऐसे नहीं करते हैं, परमानेंटली क्लोज करते हैं। में इफेक्ट पार्ट ऑफ फैक्ट्री और इंटायर इस्टेब्लिशमेंट, इससे जो इफेक्ट पड़ता है, किस पर इफेक्ट पड़ता है? फैक्ट्री पे और इंटायर इस्टेब्लिशमेंट पे। बोलो क्या? क्लोजर मस्ट बी नोटिफाइड टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 25 FFA, मतलब कहता है क्लोजर को कहाँ नोटिफाइड किया गया है? तो क्लोजर को मस्ट बी नोटिफाइड करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट ऑफ गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 25 FFA। देखो सी हमें बताता है क्लोजर की डेफिनेशन को, और हमें ये जो सेक्शन है सेक्शन 25 FFA ये हमें बताता है कि यहाँ पर हमको क्या करना है? नोटिफाइड करना है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को बताना है कि भैया हमने क्लोजर किया है अपनी कंपनी का या अपने क्या कहते हैं प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का हमने क्लोजर किया हुआ है। एग्जाम्पल, इफ टेक्सटाइल मिल्स शट डाउन एप्रोप्रिएट परमानेंटली ड्यू टू लॉस इट्स अ क्लोजर, मतलब अपने लॉस की वजह से वो शट डाउन हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? क्लोजर कहेंगे। चलो अभी बात आ रही थी यहाँ पे ले ऑफ की, तो मैं आपको बताता हूँ ले ऑफ होता क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारा यही है, ले ऑफ। चलो कहता है लीगल डेफिनेशन ले ऑफ को के में बताया गया। क्या बोला गया? के 3 के लगा दिया है। अब इसको कैसे याद करें सर? IJKL, के बाद क्या आता है? L, तो तीतर के भी पीछे तीतर, तीतर के जो आगे तीतर, इस तरीके से लगाना। के पीछे थी, के आगे थी। देखो ये जो मैं बातें यहाँ लेके आता हूँ ना, तीतर के 2 पीछे तीतर, तीतर के 2 आगे तीतर, है ना, टोटल हुए कितने तीतर? तो यहाँ 3 ही तीतर है, पीछे से देखो चाहे आगे से देखो 3 ही है, ठीक है। तो तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर। तो ले ऑफ को सेक्शन 2 के में डिफाइन किया गया, बोला गया ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये देखो ये सारी चीज़ ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की बात हो रही है, तो अभी हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के ही क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है ले ऑफ मीन्स द फेलियर, रिफ्यूजल और इनवैलिडिटी ऑफ अ एम्प्लॉयर टू गिव अ एम्प्लॉयमेंट टू अ वर्कमैन ऑन अकाउंट्स ऑफ स्टोरेज ऑफ कोल पावर, रॉ मटेरियल, ब्रेकडाउन और मशीनरी या नेचुरल कैलेमिटी। मतलब कहता ले ऑफ का मतलब क्या हो कि बंद कर दिया गया, चाहे रॉ मटेरियल को बंद कर दिया गया,
है ना, कह रहा ले ऑफ मीन्स अ फेलियर टू रिफ्यूज और इनवेलिटी, फेलियर हो गया, रिफ्यूज हो गया, इनवेलिटी हो गया ऑफ अ एम्प्लॉयर टू गिव अ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कमैन ऑन अकाउंटेबल शॉर्टेज ऑफ कोल पावर। मतलब किस चीज के शॉर्टेज की वजह से बोला कि भाई कोल का शॉर्टेज हो गया, क्या हो गया, कोल का शॉर्टेज हो गया, पावर का शॉर्टेज हो गया, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, ब्रेकडाउन हो गया ऑफ द मशीनरी, या नेचुरल क्लैमिटी, मतलब नेचुरल क्लैमिटी मतलब भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, जिसकी वजह से ये सारी चीजों का क्या हो गया, शॉर्टेज हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ले ऑफ मीन्स अ फेलियर, रिफ्यूज और इनसिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू गिव अ एम्प्लॉयमेंट। मतलब एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा है। कुल मिलाकर यार गांधीनगर में इतनी फैक्ट्री चल रही है कपड़ों की, अब कपड़ा ही ना रहे, मशीन पड़ा हुआ, लेबर खाली पड़ा हुआ, तो कपड़ा क्या हो, रॉ मटेरियल जिससे कि शर्टें बननी है, तो रॉ मटेरियल आया नहीं, है ना। गांधीनगर दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली से बाहर वालों को बता दूं, गांधीनगर क्या है, दिल्ली में एक जगह जहाँ पे कपड़े सेल होते हैं, कपड़े बनाए भी जाते हैं, मैन्युफैक्चर पॉइंट्स भी, और वहाँ पे ट्रेडिंग भी होती है। तो रॉ मटेरियल आया कपड़ों का, और कपड़े बनाने के लिए कपड़े खत्म हो गए, तो रॉ मटेरियल खत्म हो गया, पर क्या है, बंदा तो खड़ा है, मशीनरी भी खड़ी है, पर मशीनरी क्या हो गई, उसकी वजह से क्या हो गया, मशीनरी शट डाउन हो गया और काम नहीं कर पा रहा है, मशीनरी और नेचुरल क्लैमिटी काम नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से, ठीक है, मशीनरी खराब हो गई, रॉ मटेरियल भी है, बंदा भी है, तो उसकी वजह से भी शॉर्टेज हो रहा है वर्कमैन, क्योंकि वर्कमैन काम नहीं कर पा रहा, उसी को बोला गया ले ऑफ। इन द हिंदी वर्ड बोला जाता है, कहता है कि किसी कारणवश से जो आपका एम्प्लॉय है वो काम नहीं कर पा रहा है, कर्मचारी को स्थिति काम करने की नहीं है, ठीक है, हिंदी में लिखा होता। कंडीशन ऑफ ले ऑफ, क्या बोला कंडीशन ऑफ ले ऑफ में, कहता है वर्कमैन मस्ट टू बी मस्टर रोल, वर्क मस्ट बी ऑन मस्टर रोल होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयर इज टेम्पोरी अनेबल टू प्रोवाइड वर्क, कहता है वो प्रोवाइड करा सके वर्क को, ठीक है। कंपनसेशन मस्ट बी पेड अंडर सेक्शन 26C। देखो भाई कंपनसेशन की बात कहाँ आएगी, कंपनसेशन की बात आएगी सेक्शन 20C के अंदर, 25C के अंदर। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई, देखो अब बोलोगे सर कंपनसेशन के बारे में तो यहाँ लिखा नहीं है, पर आप कह रहे हो उसकी भी सेक्शन को याद कर लो। मेरे भाई छोटी सी चीज़ को समझना, मैं अगर यहाँ याद करने के लिए कह रहा हूँ ना, तो मेरा पर्पस बस इतना है कि कल को अगर कंपनसेशन के बारे में पूछ लिया, आप लिखो ना एज पर सेक्शन 25C, C फॉर कंपनसेशन, याद रहेगा हमेशा, सेक्शन 25C, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इतना लिख के ना नीचे लिख देना, कंपनसेशन का मतलब सामने वाले को हुए गए नुकसान के द्वारा दिया गया पैसा, हिंदी में बोला है मैंने, इंग्लिश में लिख देना, पेड फॉर द मनी डैमेजेस थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी डैमेज हो रहा है उसके लिए मनी जो पेड करी जा रही है वो चीज़। इतनी बातें आपने हिंदी में लिखी कि आपकी गाड़ी समझो चल पड़ी, समझ रहे हो, आपकी गाड़ी समझो क्या हुआ, चल पड़ी, और आपको ये चीज़ें वहाँ पे 4 मार्क्स का एग्जामिनर 3 मार्क्स आराम से देगा अगर आ गया कंपनसेशन, तो इतना भी लिख दिया तो सेक्शन तो लिखते कम एग्जामिनर को लगता है कि नहीं बच्चा पढ़ा लिखा हुआ है, हाँ बच्चे को क्या पता, एग्जामिनर को क्या पता कि बच्चा एक दिन पहले तैयार करके आ रहा है, ठीक है। चलो बोलेगा डिफरेंस फ्रॉम रिटायरमेंट, कहता ले ऑफ इज अ टेम्पोरी एंड डज नॉट टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कहता है ले ऑफ जो है ना टेम्पोरी होती है, ये टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है काम नहीं है, मटेरियल नहीं है, कोयला नहीं है, पावर नहीं है, मशीनरी खराब हो गई तो क्या कहते हैं एम्प्लॉयर जो है रिटायर हो जाएगा, ये टेम्पोरी होता है कि भाई थोड़ी देर के लिए काम नहीं, बाद में आ जाएगा। रिटायरमेंट इज परमानेंट रिमूवल फ्रॉम अ जॉब, डिसीज इन अ क्वेश्चन, देखो इसको डिस्कशन कहाँ कर रहा है, इसमें देखो मैंने ये भी लिख दिया इसके अंदर कि इसकी जो डिस्कशन है वो कहाँ पे है, क्वेश्चन 9 के अंदर इसके डिस्कशन को करेंगे, ठीक है। तो ले बता दिया, अब कहता हु इज अ वर्कमैन, वर्कमैन कौन है, तो वर्कमैन को डिफाइन किया गया सेक्शन 2S। अब बोलो सर इसको कैसे याद करेंगे, एस समझते हो, एस हैं, समझ गए होगे मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तो बहुत मारी जाती है, और एक एम्प्लॉयर की तो मारी ही जाती है भाई, एक एम्प्लॉय की तो मारी ही जाती है हर कंपनी के अंदर, है ना। तो इस एस को उससे कनेक्ट कर लेना और याद कर लेना, एज पर सेक्शन 2S द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 वर्कमैन को डिफाइंड किया गया। अब बोला गया वर्कमैन मीन्स, देखो बच्चों को ना बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन करें, तो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने पहले एक सिंपल सी लाइन में लिख दिया कि भैया वो कौन से सेक्शन से, एज पर सेक्शन 2S ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, फिर मैंने जो मुझे आता था मैंने वो लिख दिया। अब देखो ये वर्ड एक्यूरेट
लीगल डिस्प्यूट के वर्ड्स हैं, मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के वर्ड्स हैं, तो वेल एंड गुड है। नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ अटैच करके नहीं लिखा हुआ कि एग्जामिनर कहेगा नहीं सेक्शन लिखा है तो पूरा एक्यूरेट लिखो, नहीं तो वो गलत हो गया। आपने नीचे लिखा है, उसको एक लाइन छोड़ के उसकी अगली लाइन से आपने वहाँ के बारे में शुरुआत कर, तो वो रिलेटेड हो, थोड़ा बहुत ऊपर भी नीचे हो, सब चलेगा। वर्कमैन any person including any participates employed in any industrial to be down manual unskilled skilled technical operational clerical और supervisionary work for their or rewards। मतलब कहता है वर्कमैन कौन है, वर्कमैन कौन है? कहता है वर्कमैन मीन्स एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ एप्रोप्रिएटिक एम्प्लॉयड इन अ इंडस्ट्रियल टू बी मैनुअल। जो क्या कह सकता है भाई, जो इंडस्ट्रियल में इन्वॉल्व है, एक पर्सन है। वर्कमैन क्या है? एक पर्सन, एक व्यक्ति है जो कि इसमें इन्वॉल्व है, जो कि स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, टेक्निकल हो, ठीक है, क्लियरिकल हो, सुपरविजन हो, उसके अंदर वर्क हो, हायर हो या रिवॉर्ड्स हो, वो सब क्या होते हैं? वर्कमैन होते हैं। मतलब एम्प्लॉय यार, जो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गवार हो, मेहनत कर सकता हो, कोई टेक्निकल हो, किसी को सुपरविजन कर सकता हो, वो सब क्या होता है? एम्प्लॉय हो। बट इट डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता? बट डज नॉट इंक्लूड पर्सन एम्प्लॉयड मेनली इन मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। मतलब मैनेजर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं ना, उनको वर्कमैन में काउंट नहीं करता है। दिस ड्राइंग वेजेस एक्सीडिंग द प्रिस्क्रिप्टिव लिमिट एंड डूइंग सुपरविजन रूल्स। कहता है वो लोग जिनके ड्राइंग्स, जिनके जो वेजेस सैलरी जो एक्सीड है सुपरविजन लिमिट से, डूइंग ऑफ द क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव लिमिट एंड डूइंग सुपरविजन रोल्स, मतलब सुपरविजन रोल से भी ज़्यादा की उसकी सैलरी है, तो वो मैनेजिंग में नहीं आता। मतलब जो 1 लाख रुपए कमा रहा है उसको हम लेबर को बोलेंगे यार कंपनी का, वो कहीं ना कहीं सुपरविजन काम कर रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन ऑफ वर्कमैन। वर्कमैन को एग्जाम्पल ऑफ वर्कमैन क्या बोला गया? वर्कमैन का एग्जाम्पल क्या है? फैक्ट्री वर्कर, ठीक है, बोला गया मशीनरी ऑपरेटर, क्लर्क या फिटरेस ऑफ इलेक्ट्रीशियन, फिटर्स ऑफ और इलेक्ट्रीशियंस नोट कंसीडर एज वर्कमैन। देखो बोलते बोलते ना मेरी जुबान लड़खड़ाने लग जाती है, तो उसको थोड़ा सा कंसीडर करके चलना। बोला क्या? नोट कंसीडर एज वर्कमैन। कहता कौन से ऐसे हैं जिनको वर्कमैन में कंसीडर नहीं करता? मैंने अभी बताया भैया, मैनेजर वर्कमैन नहीं होता है, एचआर वर्कमैन नहीं होता है, ऑफिसर इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस वर्कमैन नहीं होता है, ये सब किसमें काउंट नहीं होते हैं? वर्कमैन काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया, डिफाइंड एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन करने के लिए बोला गया। तो देखो क्या बोलता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में, कौन क्या बोलता है? कहता है लीगल डेफिनेशन कहाँ दी गई है भाई, मतलब बहुत ही अच्छा वर्ड, सेक्शन ए से एप्रोप्रिएट है ना, बी से, सी से मैंने क्या बोला? कंपनसेशन है, बी से क्या बोला? बताओ फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाया था, याद करके बताओ। सी से बोला मैंने कंपनसेशन, और बी से बोला तू कौन बे हैं? ट्रेड डिस्प्यूट। तू कौन बे? बी नहीं बे, अवार्ड को बोला बी, अवार्ड को बोला बी कि सेक्शन 2B के अंदर अवार्ड को डिफाइन किया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर, सेक्शन सी के अंदर किसको? कंपनसेशन को डिफाइन किया गया, सेक्शन ए के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया, और सेक्शन के अंदर तू कौन बे, के आ रहा है यहाँ पे, तो के अंदर ट्रेड डिस्प्यूट को इन्वॉल्व किया गया। ठीक है, और भी सेक्शन बताया मैंने, हाँ एक मतलब ट्रिपल के, तीतर के 2 आगे, तीतर के 2 पीछे तीतर। ठीक है, जो किसका बताया मैंने? ले ऑफ का बताया, जिसके अंदर ले ऑफ। अब ये कैसे याद रखेंगे सर? ये ले ऑफ का है, तीतर के 2 आगे, तीतर के 2 पीतर, ऑफ में 2 एफ होता है। ठीक है, तो इसके अंदर 3 वर्ड्स यूज़ किया गया है ना। और एक जगह सेक्शन आया था जहाँ के हम डबल ओ यूज़ कर रहे थे, 2 बार ओ लगा रहे थे, कौन सा था? चलो अभी आगे आएगा तो हम उसको देख लेंगे, है ना। बोला गया लीगल डेफिनेशन, कहता है एज पर सेक्शन 2A ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कहता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स फर्स्ट रिलेशन टू एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट conquering any industrial care on the behalf of under the authority of central government by a railway company concerning of the control the industrial etc. The central government is the appropriate government. ठीक है, all
इन ऑल अदर केसेस दिस स्टेट गवर्नमेंट इज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कहता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होते हैं जो कि काम करा रहे हैं, जैसे सरकारी कंपनियों में काम करा रहे हैं ना, वो भी एक सरकारी इंडस्ट्री होता है, उसमें काम करना चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट भी अगर कोई ऐसे केसेस में इन्वॉल्व है तो उसको भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, चलो बोला गया व्हेन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट, कहता कब सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट होता है। कहता था सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसीडर द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन केस ऑफ इन्वॉल्विंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ओएनजी, इंडियन रेलवे, मतलब वो कहीं इन्वॉल्व है कि कोई कंपनी प्रोवाइड करा रही है ना। इंडस्ट्रियल अंदर द सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी, ऐसे इंडस्ट्री जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी इन्वॉल्व है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कराएगी। रेलवे, डिफेंस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी है ना, एयर लाइसेंस कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, व्हेन स्टेट गवर्नमेंट कब बनेगा, द स्टेट गवर्नमेंट इज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन प्राइवेट इंडस्ट्रियल ऑपरेटिंग अंडर द सेक्शन स्टेट जुडिशियल, स्टेट जुडिशियल के अंदर जो इंडस्ट्री इन्वॉल्व कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है ना, डिस्प्यूट इन द फैक्ट्री, शॉप्स, लोकेशन, बिजनेस नॉट ऑन बाय द सेंट्रल। एग्जाम्पल फॉर द क्लियरिटी के लिए एग्जाम्पल पढ़ लो। बोला क्या, अ डिस्प्यूट इन रेलवे, इंडियन रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा। अ डिस्प्यूट इन मारुति सुजुकी प्राइवेट सेक्टर इन हरियाणा, हरियाणा गवर्नमेंट का कहलाएगा। क्या था, डिस्प्यूट इन LIC गवर्नमेंट इंश्योरेंस होगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे। व्हाट इज इंपॉर्टेंस, कहता ओनली द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन बी रेफर द डिस्प्यूट ऑफ द ट्रिब्यूनल और बोर्ड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द, ओहो इसका इंपॉर्टेंस है। कहता सिर्फ एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही रेफर कर सकता है डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के अंदर या बोर्ड ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 10 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, सेक्शन 10 क्या है अब ये भी बात पढ़ना पड़ेगा ना। तो जैसे हम सेक्शन बी में आएंगे, सेक्शन सी में आएंगे, जब सेक्शन सी मतलब सेक्शन बी, सेक्शन सी क्या है, जब हमारा क्वेश्चन जैसे हम सेक्शन नहीं कर रहे हैं तो जब वो सारी चीज़ें आएंगे ना तो हम उसके अंदर इनके बारे में बात करेंगे। बोला गया कि डिटरमाइन हु अपॉइंट कॉन्क्लूशन ऑफिसर लेबर कोर्ट एक्ट, है ना, डिटरमाइंस हु विल अपॉइंट कॉन्क्लिएशन ऑफिसर लेबर कोर्ट एक्सेट्रा। बोला गया व्हाट आर द कंडीशंस प्रेसिडेंट टू रिटायरमेंट, कहता क्या कंडीशन है जिसके अंदर प्रेजेंट रिटायरमेंट होता है। तो अभी मैंने ऊपर पढ़ा था कि रिटायरमेंट को हम पढ़ेंगे, नीचे सेक्शन ऊपर लिखा हुआ था। तो रिटायरमेंट को कहाँ डिफाइन किया गया, लीगल डेफिनेशन सेक्शन 25F इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। बिफोर क्या बोला गया, बिफोर रीटीचिंग अ कंपनी, बिफोर रीचिंग अ वर्कमैन एक्सक्लूडिंग कैजुअल और बैडली वर्कर द फ्लोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। नोटिस वेजेस इन लीव ऑफ नोटिस, कहता नोटिस दिया जाना चाहिए निकालने से पहले, रिटायरमेंट करने से पहले, या उनका जो वेजेस होगा, जो नोटिस का पीरियड होगा उसमें उसको वेजेस मिलना चाहिए। 1 month नोटिस इन अ राइटिंग इंडिकेटिंग रीजन ऑफ द वेजेस इज प्लेस ऑफ सच नोटिस, कहता 1 month का क्या करना पड़ेगा उनको, कहता है 1 month नोटिस देना पड़ेगा, राइटिंग के अंदर इंडिकेट करेगा उसके अंदर रीजन और बताएगा वेजेस इन प्लेस ऑफ सच नोटिस, कहता किस प्लेस के ऊपर उसको वेजेस मिल रहा है। फिर बोला गया कंपनसेशन, कंपनसेशन को सेक्शन 2C के अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर डेफिनेशन बोला गया, और बोला गया कंपनसेशन में क्या बोलेंगे, रिट्रीचमेंट कंपनसेशन इक्विवेलेंट टू 15 days एवरेज पे फॉर एवरी एम्प्लॉयमेंट ईयर ऑफ द सर्विस, कहता है सबको यही पे करा जाएगा एवरेज, है ना, एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस, कहता किसी भी कंप्लीटेड सर्विस ईयर के किसी भी उस उसमें हो, डेट में हो, है ना। नोटिस टू एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कहता है नोटिस इज प्रिस्क्राइब फॉर्म मस्ट बी सेंड टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब जिसका मान लो कोई एम्प्लॉय कहीं काम कर रहा है और उसको निकाला जा रहा है तो वो गवर्नमेंट को भी नोटिस करेगा, जैसे कि भाई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है ना, जिसके अंदर हम नोटिस कर देते हैं कि भाई इस बंदे को हमने निकाल दिया, ये नोटिस पीरियड पर चल रहा है, तो गवर्नमेंट को भी अपॉइंट वो करेगा। कहता है व्हाट इज रिटायरमेंट, ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट इज रिटायरमेंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, और इसी में बता रहा हूँ व्हाट इज रिटायरमेंट। 4 मार्क्स का आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ डिफाइन किया गया, और किस तरीके से रिटायरमेंट की रिट्रीचेड कैलकुलेशन करते हैं उसकी भी यहाँ पे बात करी है मैंने, ठीक है। बोला गया रिटायरमेंट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द वर्कमैन बाय अ एम्प्लॉयर फॉर एनी रीजन अदर देन डिसिप्लिनरी एक्शन, कहता है किसी भी रीजन से उसको रिटायरमेंट किया होगा, टर्मिनेशन किया गया हो एम्प्लॉय का,
एम्प्लॉय का, बट सुपरन्यूशन, वॉलेंट्री रिटायरमेंट और इल हेल्थ, कहता है डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, एक डिसिप्लिनरी एक्शन के द्वारा ले गया। ये नहीं बोला कि चल भाई चल कल से तू मत आइए, कल से आने की जरूरत नहीं है, तू हो गया रिटायर, तुझको मैं निकाल रहा हूँ नौकरी से, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, सुपरनेशन, वॉलेंट्री रिटायरमेंट या इल हेल्थ, या किसी बीमारी की वजह से कोई बीमार है उसकी वजह से आपने उसको निकाला है, ऐसा नहीं निकाला। एग्जाम्पल, इफ अ वर्कर हैज़ कंप्लीटेड 5 years ऑफ सर्विस एंड इज बीइंग रिटेड, मतलब वो काम कर चुका है, कहते हैं एक वर्कर जो आपके साथ 5 साल काम कर चुका है तो उसको कैसे पैसा मिलेगा, तो बोला गया ही शुड गेट 15 गुणा 5 इक्वल टू 75 days सैलरी ऑफ कंपनसेशन, कहता है उसको कंपनसेशन दिया जाए कितने दिन का, 75 दिन की सैलरी का, प्लस 1 month नोटिस और वेजेस, कहता है 1 महीने का उसको नोटिस दिया जाएगा कि भाई 1 महीने बाद हम आपको जॉब से निकाल देंगे और उस 1 महीने की सैलरी भी दी जाएगी, प्लस नोटिस टू गवर्नमेंट, और वो उसी नोटिस को क्या करेगा, गवर्नमेंट को भी अब बताएगा कि भाई हम इस बंदे को निकाल रहे हैं। वाई दीज कंडीशन, कहता है ऐसे कंडीशंस क्यों लगाए गए भाई रिटायरमेंट के टाइम पे, तो बोला गया दिस प्रोटेक्ट वर्कर फॉर आर्बिट्रेटरी टर्म्स एंड इंश्योर फाइनल सिक्योरिटी ड्यूरिंग जॉब लॉसेस। देखो मैं इसको यहाँ लिख सकता था, इसको हटा के मैं इसको भी लिख सकता था, ऊपर सीधा इसे हटा देता, ठीक है, मैं इतना लिखता और इसी के नीचे लिख देता। मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल करके अलग से लिखा, फिर नीचे ऐसा क्यों हुआ ये भी लिखा। इसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन का तरीका, जो एग्जामिनर देख के खुश होता है और आपको मार्क्स देता है, इसी बेस पे आपको मार्क्स देता है वो। बोला गया 10, 10वां क्वेश्चन बोला गया 10 इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड इंडस्ट्री, इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड इंडस्ट्री। क्या बोला, क्या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रीज हैं, भाई सीधी सी बात है। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा जो कि किसी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर है उसके ग्रुप को इंडस्ट्री बोलते हैं। इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंडस्ट्री का मतलब होता है कि एक बिजनेस के कई सारे शॉप्स, कई सारे रजिस्टर्ड कंपनी के ग्रुप को इंडस्ट्री बोला जाता है ना, इंडस्ट्री। तो मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक इंडस्ट्री है, ये बोला गया। तो बोला गया आंसर बेस्ड ऑन द लैंडमार्क केसेस, कुछ एक लैंडमार्क केसेस है जिसके बेस पर हम बताएंगे कि यह है कि नहीं। यस, मैंने तो पहले बोला यस है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन बी एन इंडस्ट्री इफ द सेटिस्फाइड द डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2J ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट। मतलब क्या बोला, ये सेक्शन 2J क्यों बोला, सेक्शन 2J डिफाइन करता है इंडस्ट्री को, क्या करता है, डिफाइन करता है इंडस्ट्री को। और बोला गया कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री हो सकता है अगर वो सेटिस्फाइड करता है इसके डेफिनेशन को। बोलता है द सुप्रीम कोर्ट इज बेंगलुरु वाटर सप्लाई वर्सेस राजप्पा, ठीक है, सॉरी, बेंगलुरु वर्सेस राजप्पा हेल्ड दैट एनी सिस्टमेटिक एक्टिविटी carry out by the co-person between employer and employee for production या service to satisfied human needs is an industry even if it is charitable or non-profit। मतलब कहता है सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु में एक जजमेंट दिया, बोला वाटर सप्लाई या राजप्पा ही द सिस्टमेटिक एक्टिविटी कैरी ऑफ द ऑक्यूपेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई ऑफ द प्रोडक्शन सर्विस ऑफ सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इन अ इंडस्ट्री इवन इट इज अ चैरिटेबल और नॉन चैरिटेबल। कहता है अगर वो पानी सप्लाई कर रहा है ना, वाटर सप्लाई कर रहा है, किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट के, बेंगलुरु के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है केस के अंदर, वाटर सप्लाई वर्सेज राजप्पा के केस के अंदर जो कि 1978 में था। बोला कि भाई वो पानी सप्लाई कर रहा है ना, चाहे वो प्रॉफिट के लिए कर रहा हो चाहे वो चैरिटी के लिए कर रहा हो, बट वो एक बिजनेस एक्टिविटी के अंदर है, बिजनेस एक्टिविटी के अंदर है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम, इंडस्ट्री ही बोलेंगे। 3 ट्राई टेस्ट ऑफ इंडस्ट्री, कैसे ऐसा कौन से ट्राई टेस्ट हैं जो कि इंडस्ट्री, देखो ये जो वर्ड है ना ट्राई टेस्ट, ये इंपॉर्टेंस है। ये कौन से वर्ड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, तो आपके से ये पूछा जा सकता है, तो आप इस चीज़ को पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा भी। 3 ट्राई टेस्ट ऑफ इंडस्ट्री, इसका मतलब कि 3 ऐसे टेस्ट जिससे पता चले कि ये इंडस्ट्री है। पहला सिस्टमेटिक एक्टिविटी, एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी होना चाहिए, मतलब डेली कंपनी में एम्प्लॉयज आ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं या फिर वो घर चले जा रहे हैं,
वो एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी चला है, सिस्टम के अकॉर्डिंग चला कि मशीन में सामान डाला जा रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, पैक हो रहा है, फिर जाकर वो सेल किया जा रहा है, तो सिस्टमेटिक एक्टिविटी। कॉर्पोरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, क्या होता है कॉर्पोरेशन, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच एक बिजनेस रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय आ रहे हैं, अरे भैया मैं तो अचार बनाने की फैक्ट्री में काम करता हूँ, फ्री में अचार बना के आती हूँ, क्या मस्त आंटी अचार बनाती हैं और वो फ्री में अचार बना के आती हैं, और अचार कंपनी अचार तो बेच रही है पर आंटी को पैसा नहीं दे रही है, मतलब उनका और उनका बीच का कोई वो कॉम्परेशन नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके बीच इनको होना चाहिए, काम करने के पैसे उन्हें मिल रहे हैं। फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स नॉट स्पिरिचुअल, मतलब ऐसा नहीं चाहिए मैं जा रही हूँ उनके घर ना मैं फूल की माला बनाती हूँ, वो मुझे पैसा भी नहीं देते और वो माला वो भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, पर ये इंडस्ट्रियल नहीं, ये क्या है इंडस्ट्रियल नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि वो काम करते हैं किसके लिए, भगवान के लिए, तो ये इंडस्ट्रियल नहीं होता। तो ये तीन ऐसे टाइप टेस्ट है कि जहाँ वो नहीं होने चाहिए। फॉर द सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। दूसरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है उनके बीच, कॉर्पोरेट बिटवीन है एम्प्लॉय और सिस्टमेटिक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा इंडस्ट्री कहलाएगा। ये क्या एज पर बेंगलोर वाटर केसेस, ये बेंगलोर वाटर केसेस के ऊपर बताया गया था। एग्जाम्पल, school college employing teacher the non-teaching staff paying the wages qualify of the industrial, however pure religious bodies or the institute of the spiritual object are not industrial। बस प्योर जो स्पिरिचुअल बॉडीज जो भगवान का नाम लेते हैं वो इंडस्ट्रियल नहीं कहलाएंगे। बोलेगा लीगल इम्पैक्ट क्या होता है, एम्प्लॉय ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैन बी रेज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वो रेज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को, ठीक है। एम्प्लॉयर मस्ट फॉलो लेबर लॉ लाइक ID एक्ट, भाई ID कौन सा एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट एक्ट, ग्रेजुएटी एक्ट एक्सेट्रा। एक्सप्लेन लैकआउट, ये क्या भैया लैकआउट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जिसको लैकआउट बोलते हैं। ले ऑफ पढ़ा हमने, ले ऑफ को कहाँ डिफाइन किया गया, ले ऑफ तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, मतलब सेक्शन 2K के अंदर डिफाइन किया गया, के ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर डिफाइन किया गया और बोला गया क्या ले ऑफ के डेफिनेशन को, है ना। अब यहाँ था ले आउट, अच्छा तो तू कौन बे का मतलब, अरे भैया ट्रेड डिस्प्यूट हो गया था ना, लड़ाई होगी तो बोला गया तू कौन बे, मतलब सेक्शन 2K में ट्रेड डिस्प्यूट को डिफाइन किया गया, है ना, ट्रेड डिस्प्यूट को। अब के ऑफ को क्या बोला गया, लेक आउट, सेक्शन 2I, इसको कैसे याद करें यार, आई से इंडस्ट्रीज और डिस्प्यूट ऐसे याद कर लें। सेक्शन 2 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर ले ऑफ को एक्सप्लेन किया गया, लेक आउट को। एल से पहले आई आता है, एल का अपोजिट आई, तो ऐसे याद करना है, लेक आउट 2I। क्या बोला गया, बोला गया लेक आउट मीन्स टेम्पोररी क्लोजिंग ऑफ द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सुपरविजन ऑफ वर्क or the refusal by an employer to contribute the employee and number of person employed by him। मतलब कहता है लेकआउट में से टेम्पोररी क्लोजिंग, कहता है लेकआउट क्या है, एक टेम्पोररी क्लोजिंग है ऑफ द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द सुपरविजन। वहां पे भी क्या था, वो टेम्पोररी क्लोजमेंट क्या था, वो क्लोजिंग क्या था, काम करने में दिक्कत आ रही थी, लैक ऑफ के अंदर, लेकआउट के अंदर क्या टेम्पोररी क्लोजिंग ऑफ द प्लेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, द सस्पेंशन ऑफ वर्क और द refuse employer to continue employee and number of person employed by him, मतलब employed by him, मतलब लैकआउट का मतलब क्या होगा कि कुछ एम्प्लॉय को निकाल दिया गया टेम्पोररी पर्पस के लिए, बंद कर दिया गया, भैया तुम काम मत करो, भी तुम्हें से काम नहीं चाहिए, तो वो क्या होगा लैकआउट हो गया, ठीक है। की फीचर, इंटेंशन बाय एम्प्लॉयर नोट बाय अ वर्कर, मतलब इंटेंशन टू द एम्प्लॉयर नोट बाय द वर्कर। इसका की फीचर क्या है कि भाई एम्प्लॉयर यहाँ पे लैकआउट कर रहा है, एम्प्लॉय वर्कर्स का कुछ वो नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉय यूज मत करना, एम्प्लॉय के अंदर ना वर्कर्स भी आ जाते हैं जो कि फैक्ट्री लेवल पे काम करते हैं, मैनेजर लेवल पे काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम करते हैं, तो हमेशा वर्कर ही यूज करना, एम्प्लॉयर और वर्कर। डन यूजली इन द रिस्पॉन्स टू स्ट्राइक, डीम्स और इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। इट इज टूल टू नेगोशिएबल विद द वर्कर अंडर प्रेशर। वर्क क्या कर रहा है, प्रेशर के अंदर काम कर रहा है। एग्जाम्पल क्या है इसका, कहता है इन अ टेक्सटाइल मिल वर्कर गो ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग बोनस इन
retentional, these are management declare a lockout stopping factory operations. Legal provision, legal lockout if done without notice under section 22 23 the public utility service can attract penalty under section 26. मतलब अगर लॉकआउट किया गया है ना, इलीगल लॉकआउट का मतलब होता है एक होता है लीगल, जो ऊपर जो कर रहे हैं, इलीगल हो जाता है जब डन विदाउट नोटिस अंडर सेक्शन 22 23 ऑफ द पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कैन अट्रैक्ट पेनल्टी अंडर सेक्शन 26 के अंदर क्या करता है, इसको पेनल्टी दे दिया जाएगा. कहता है व्हाट इज द रेमेडी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन इज रिफ्यूज. कहता है ऐसे कौन से रेमेडीज है जिनको रिफ्यूज कर देता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस. कहता है सेक्शन 9 ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इसके बारे में रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे. सेक्शन 9 ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, देखो मैंने कल पढ़ाया था आपको, कंपनी का इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 9 में था, और यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन किसके अंदर है, सेक्शन 9 के अंदर है. इफ द रजिस्ट्रार रिफ्यूज टू रजिस्टर एज अ ट्रेड यूनियन द यूनियन कैन टेक अ फॉलो स्टेप. क्या कर सकता है, अगर रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड ना करे और रिजेक्ट कर दे तो यूनियन क्या कर सकते हैं, ये फॉलो स्टेप ले सकते हैं. जिसका पहला रेमेडीज क्या है, अपील टू हाई कोर्ट. अपील टू हाई कोर्ट अंडर द आर्टिकल 22(6) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्क रीट ऑफ द मैंडम्स. रेक्टिफाइड डेफिनिशंस इट रिफ्यूजल इज ड्यू टू इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे कैन बी रिप्लाई विथ करंट डॉक्यूमेंट्स. क्या कर सकता है, अगर रेक्टिफाइड डेफिनेंसी कर दिया, रिफ्यूज का रीजन दिया कि भाई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थे, डॉक्यूमेंट्स था, तो उसको क्या कर सकते हैं, रिकरेक्ट कर सकते हैं. फिर बोला गया सिविल सूट. सिविल सूट करते हैं. सम केसेस यूनियन कैन अप्रोच अ सिविल कोर्ट ऑफ रेमेडी. यूनियन क्या कर सकता है, कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे वो क्या सिविल केसेस कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस. कहता है पेमेंट ऑफ वेजेस के क्या टाइम लिमिट है. तो बोला गया भैया इसका देखो बहुत सिंपल तरीके से याद करना. हम सबको पता है 7 तारीख और 10 तारीख को पैसा मिलता है. तो 7 तारीख को वो जिसके अंदर कहते हैं नंबर ऑफ वर्कर की लिमिट कितनी है, 1000 से कम, और 10 तारीख को जिसकी नंबर ऑफ वर्कर की लिमिट क्या है, 1000 से ज़्यादा. ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है. और टाइम लिमिट को सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया. सेक्शन 5 पेमेंट ऑफ द वेजेस एक्ट 1936 बोला गया फैक्ट्री विथ 1000 वर्कर वेजेस ऑफ द पेड बिफोर द 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. फैक्ट्री विथ मोर देन 1000 वर्कर वेजेस टू बी पेड बिफोर द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. कहता है ऑन टर्मिनेशन वेजेस मस्ट बी पेड विद इन 2 वर्किंग डेज. मतलब अगर टर्मिनेशन किया जा रहा है, निकाला जा रहा है कंपनी से, तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बोलता है कि 2 दिन के अंदर मेरी पूरी की पूरी सैलरी मिलनी चाहिए. अगर 2 दिन के अंदर मेरी पूरी की पूरी सैलरी नहीं मिली तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं. और केस किसके अकॉर्डिंग करेगा, सेक्शन 5 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अगेंस्ट केस कर सकता है वर्कर अपने एम्प्लॉय के ऊपर. ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है. बोला गया व्हाट इज द पेनल्टी फॉर वायलेटिंग द मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961. मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट क्या कहता है भाई, मैटरनिटी का मतलब शादी के बाद मिलने वाले एक्ट को बोलता है. तो सेक्शन 21 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की पेनल्टी के बारे में बात करेगी. इसने पेनल्टी पूछा, क्या पेनल्टी होगी, तो बोला गया इम्प्रोजमेंट अप टू 1 ईयर एंड फाइन 5000. कहता है जेल हो सकता है 1 साल तक या 5000 की फाइन. फॉर रिपीट ऑफेंस इम्प्रिजमेंट मिनिमम 3 मंथ टू 1 ईयर एंड फाइन. कहता है 3 मंथ का, और क्या बोला, फॉर रिपीट ऑफेंस, अगर वो ऑफेंस को दोबारा रिपीट किया गया तो इम्प्रिजमेंट किया जाएगा, है इम्प्रिजमेंट किया जाएगा मिनिमम 3 मंथ का या 1 ईयर एंड फाइन. तीनों चीज़ें करी जा सकती है अगर दोबारा रिपीट करेगी तो. बोला गया अब देखो कुछ क्वेश्चन ना बहुत छोटे छोटे से आएंगे. रीजन 25 क्वेश्चन है हमारे पास, और मैं चाहता हूँ कि ये खत्म हो जाए क्योंकि सेक्शन बी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं उसमें भी, और उसके अंदर मैं आपको एक एक क्वेश्चन को और डिटेल में बताऊंगा. तो ये तो 4 मार्क्स के हैं. अगर आप इतना लिख के आते हो 4 मार्क्स बहुत है. आपको याद होनी चाहिए चीज़ें और वहाँ लिखने के लिए वर्ड होना चाहिए. कोशिश करिए 4 मार्क्स में अगर कोई भी चीज़ आती है तो आप उसके अंदर सेक्शन कोड कर सको. सेक्शन कोड करते ही आपका एग्जामिनर का इतना फिक्स होता है कि 4 से 3 मार्क्स पक्के हो जाते हैं, और उसमें कुछ अच्छी लाइनें और लिख देते हो तो 4 का 4 आपको मिल सकता है. इज स्ट्राइक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. कहता है क्या स्ट्राइक एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है. तो बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू फ्रॉम यूनियन आर्टिकल 19(1)(c)
क्या कहता है, राइट टू फ्रॉम यूनियन आर्टिकल 1C बोलता है इट इज ए स्ट्राइक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। बट स्ट्राइक क्या फंडामेंटल राइट नहीं है। कहता है कमिश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1950 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट अ लीगल राइट गवर्न बाय द स्टेटस लाइक अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन होंगे इसके वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, ये मेरा पार्ट सेक्शन ए का पार्ट फर्स्ट होगा। यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। उनके भी एग्ज़ाम है, उनका भी एग्ज़ाम अच्छा जाए। सबका भला करो, आपका भी भला होगा। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तो मिल पाएगा। जय हिंद, जय भारत।